जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट है। उसे देखते हुए ऐसा स्टार्ट किया है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो कहीं से बच्चे पढ़ रखे हो या नहीं भी पढ़ रखे हो, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे 40 सेट लेके आया हूं जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं। मात्र ऐसे 40 सेट है जो आपकी नया पार कर सकते हैं। राइट सर। प्रैक्टिस सेट इसे तीसरा कहेंगे। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो वो दोनों प्रैक्टिस सेट को आप जो देख सकते हैं। ये वो प्रैक्टिस सेट है जो रेलवे में पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर लगा के जाइएगा। आपको देखिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर अगर ये 40 सेट लगाए जाते हैं, 40 में से आप 10 ही लगा लेना, और 10 के बाद आप ना अपना मॉक टेस्ट लगाना। क्या लगाना? मॉक टेस्ट। अगर वहां आपका इंप्लीमेंट दिखे तो बिल्कुल एकदम सही चल रहे हैं, अदरवाइज गलत चल रहे हैं। ठीक है। नए बच्चे जो अगर जुड़े हैं चैनल पे तो जरूर पूरा देख के जाएगा। अगर पूरा देख के जाएंगे तो यह समझ लिए आपके पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अच्छा, डेली 4 मिलेंगे, 4 प्रैक्टिस से डेली मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, वैसे मैंने फिक्स किया है। एक तो सुबह के 10 AM पर, लेकिन ये 10 AM पर अभी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको 11 बजे या 12 बजे के आसपास। एक दोपहर के 2 PM पर, ये तो फिक्स है। बस ये फिक्स नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। उसके बाद 4 PM पर, और उसके बाद रात के 7 बजे। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट मैंने इसलिए चलाए क्योंकि जल्दी से खत्म करने हैं। भले ही आप इस वीडियो को 2 गुना स्पीड पे देखना, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल पे देखो, 2 गुना स्पीड पे या 1.5 गुना स्पीड पे देखना, मजा आ जाएगा। 4 प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट ये हो गए और 2 प्रैक्टिस सेट ये हो गए। टोटल 4 प्रैक्टिस सेट, कुल मिला के 10 दिन में 40 प्रैक्टिस सेट मुझे आपको देने हैं। और यकीन मानिए, आप अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो जो बच्चे पुराने रेलवे के जुड़े हुए हैं, ये 40 प्रैक्टिस सेट में से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा नंबर इधर से उधर चेंज हो सकता है। अच्छा, इसके जो क्लास नोट्स की PDF है, क्लास नोट्स की जो PDF है वो आपको मिलेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। मैथ बाय राज रावल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाके ज्वाइन कर लेना। आपको इसके क्लास नोट्स की PDF मिल जाएगी रिवीजन के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन देखिए। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है जिसकी ना नंबरिंग देखते ही बच्चा ना गायब हो जाएगा। वो कहेगा सर इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे। आपसे ये तो देखो पूछा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब सर आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, क्या लिख देता हूं, बढ़ता हुआ। अवरोही का होता है घटता हुआ, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। राइट सर। जैसे आरोही की बात करूं, जैसे मान के चलिए 3 9 6 7 2 1, ये संख्या दे रखी है। अब इन संख्याओं को ये कहेगा सर आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अगर बढ़ते हुए क्रम की बात करोगे तो सबसे पहले छोटा क्या है? 1 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7 है, फिर इसके बाद 9 है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब क्या है? कि अवरोही का मतलब है सर घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, या तो फिर इसको उल्टा लिख दो, आरोही को ही उल्टा कर दोगे तो क्या जाएगा? अवरोही आ जाएगा। तो 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, 1। राइट सर, ये आ जाएगा। तो आरोही अवरोही में किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी समस्या हो, हालांकि ये आता होगा। अब सर यहाँ कैसे पहचानोगे? तो देखिए, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं एग्जाम के हिसाब से कैसे कराऊंगा वो देखना। आपको ये कह रहा है आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ का मतलब क्या है? सबसे पहले छोटा आएगा। क्या आएगा? सबसे छोटा। अब इनमें पहले ये पहचानो कि पहले एक बार पढ़ो, ये 705 है, ये 7.05 है, ये 7.5 है, और ये 70 है,
और ये 7050 है, और ये 7.050, ये 75 है। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा देखिए सबसे छोटा क्या है इनमें, अगर आप फोकस करोगे तो 7.005 और 7.05, और क्या है 7 पॉइंट दे रखा नहीं, तो यानी इन दोनों में कोई ना कोई छोटा होगा। तो देखिए ये वाली वैल्यू छोटी होगी। अब ऑप्शन में ढूंढने लगता हूँ 7.005, तो यहाँ तो पहले आ गया, इसका बड़ा है तो ये कट गया, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये भी हो सकता है। अब ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा 7.005, फिर उसके बाद आएगा 7.050, ये आएगा, इसके बाद दो कट गए, ये दो कट गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, 7 के बाद 70 और 75, क्योंकि 70 है ये और ये 75, तो 70 वाला ले लो, तो 70.5, फिर 75 आ जाएगा, 75 के बाद ये 705 है, फिर 705 आ जाएगा, 705 जीरो, और फिर 7050, ये आ जाएगा। अब जो भी ऑप्शन मैच हो रहा हो, बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 अगर आप फोकस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 7.05 के बाद आएगा 7.05 के बाद 7.50 है, 7.05 के, ये तो 75 है, इसका मतलब ये कट गया, इसका मतलब ये भी 75, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्यों, ये तो 7.5 है, 7.5 आ गया, जबकि पहले ये आना चाहिए। केवल केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है जो बिल्कुल मैच हो रहा है, जो बिल्कुल मैच हो रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में A4 आत्मा इज द करेक्ट। अगर मैं आपकी जगह होता तो ये मैं सारी चीजें नहीं लिखता, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मैं ये देखता कि आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, क्या बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब क्या है, पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा सबसे बड़ा। तो मैं इसमें ये देखता, पहले तो सबसे छोटा देखता, सबसे छोटा देखेंगे तो यही आ जाएगा, फिर मैं उसके बाद ये देखता कि सबसे बड़ा क्या है लास्ट में, ये है, तो मैं ये देखूं कि सबसे छोटा है क्या इसमें सबसे बड़ा है, बिल्कुल है, क्या इसमें सबसे छोटा है क्या सबसे बड़ा है इसमें लास्ट में, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये तो कट गया, सबसे छोटा सबसे बड़ा ये हो सकता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये सारी चेकआउट करनी पड़ेगी, सारी वैल्यू चेकआउट करनी पड़ेगी, दूसरे से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आ जाइए, एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और मैंने 2 दिन पहले ही प्रश्न कराया था, तो मैंने ये कहा था कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास, यदि बुशरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपए में बेचकर क्या मतलब, ये एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग को हमेशा प्रॉफिट लॉस या कोई मिलता है वो सीट मिलता है, लेकिन यह कंडीशन दे रही है विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये कहता था कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी विक्रय क्रय मूल्य होता है, लेकिन यह कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है, क्या ये विक्रय मूल्य का, अगर मैं 5 को विक्रय मूल्य मानूं तो ये क्या है, ये लाभ ही तो है। तो मैं अगर सीपी रेशियो एसपी की बात करूं, सीपी देखिए सीपी रेशियो एसपी की बात करूं, तो आज मेरे पास एसपी कितना है 5 है, जबकि इस 5 पर 1 का लाभ है ऑलरेडी, तो ये कितना रहा होगा 4 रहा होगा, तभी तो 1 का लाभ होगा, तभी तो 5 में बेचेगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। बच्चा अक्सर ये गलती करता है, वो क्या करता है जल्दीबाजी में 5 में 1 जोड़ दिया, कितना कर दिया 6, ऐसा गलती नहीं करनी। फिर एक बताओ, अगर चीज से 6 ले लो, इसे 5 ले लो, ये तो हानि हो गई, अरे ये तो हानि हो गई ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती यही कराता है एग्जामिनर इसमें कि सर जी अगर ये एसपी अगर मेरा 5 है, एसपी अगर मेरा 5 है, अगर एसपी मेरा 5 है तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, इसमें अगर 1 जोड़ोगे तो क्या आया प्रॉफिट 1 का, तभी तो ये होगा। आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालो, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, देखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है परसेंट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी क्रय मूल्य इनटू 100। ये फॉर्मूला बहुत डिटेल में मैं समझा चुका हूँ, जो बच्चे नहीं एक बार जरूर देख लेना। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी 4 पर इंटू 100, 4 से काटी कितना 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा, कितने का 25% का लाभ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर बहुत नहीं रखना। बताइए दोस्तों, इस सवाल में किसी बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या, बस इतना सा खेल है, बस नीचे वाली वैल्यू एस पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए, वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है और रोजा की आयु 32 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था? यानी हेमा है और एक रोजा है, एक हेमा है एक रोजा है। इनकी वर्तमान आयु हेमा की कितनी है? 48। कितनी? 48। और रोजा की कितनी है? 32। कितनी है सर? 32। राइट सर। तो ये इनकी प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। ये इनकी प्रेजेंट है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात ये होगा? यहां से यहां तक कितने वर्ष पूर्व? मैंने कहा सर एक्स वर्ष पूर्व। इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। देखिए, एज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को हमेशा मैक्सिमम समस्या आती है। मैंने अभी तक, मेरे को अगर उपलब्धि अगर प्राप्त हुई है तो वो एज मैंने इसलिए ढंग से कराया। सबसे ज्यादा अगर व्यू है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे के नाम से, ठीक है, आदित्य रंजन सर रेलवे बुक सॉल्यूशन के नाम से एज। अभी तक इस पर 20,000 के व्यू आ गए। तो सबसे अच्छा जो रेस्पॉन्स मिला है वो एज पे मिला है। किसी बच्चे का अगर एज अगर गड़बड़ है तो वो जाके जरूर देख लेना, मजा आ जाए। चलिए सर जी, ये तो वैल्यू है और ये क्या है? रेशियो है। लेकिन मैं आपसे एक शब्द कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर मैं 25 साल का हूँ, आज अगर मैं 25 साल का हूँ, तो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व क्या रहा हूँगा मैं? 20 साल का। तो आपने क्या किया सर? इस 25 में से ये 5 घटाया, इस 25 में से ये 5 घटाया। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हेमा में से एक्स घटा दोगे तो 48 माइनस के एक्स अपॉन में, रोजा में से एक्स घटा दोगे तो 32 माइनस के एक्स। ऐसा करने पर ये जो अनुपात है वो 5:3 है। ऐसा करने पर ये जो अनुपात है वो 5:3 है। कितना है? 5:3 है। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे तरीके से कराता हूँ एज को, तो ये समझ लो। देखिए, एसएससी में इतनी एज नहीं पूछी जाती जितना रेलवे में खतरनाक पूछे जाते हैं। चलिए, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सब। देखिए, अगर 3 का इसमें करोगे तो 8 24, 2 और 4 12 और 2 14 माइनस के 3 है, बराबर में 5 दूनी 10 और 5 15 और 1 16 माइनस के 5। मैं एक्स एक्स वाले टर्म से एक्स पास ले लेता हूँ, तो माइनस के 3x और ये माइनस के 5x प्लस के 5x हो जाएंगे, बराबर में 160 माइनस के 144 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से प्लस के 2x बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा? अगर मैं से 6 दे दूँ तो 16 है, प्लस के वो भी, और 2 से काटेंगे तो कितना? 8 होता। एक्स का जो मान आ जाए कितना? 8 साल पहले। तो यानी कि उनका जो अनुपात होगा कितना? 8 साल पहले। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। अभी तक 3 प्रैक्टिस सेटों में ये मैं 3 सवाल करा चुका हूँ एज। इसका मतलब समझ रहे सर कि एज का सवाल आएगा ही आएगा हर प्रैक्टिस सेट में। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो जाइए, आई बटन पर लिंक दे दिया है, क्लिक कीजिएगा, वहां से दोनों प्रैक्टिस सेटों को जाके जरूर देखना है। ठीक है दोस्तों। और देखिए बेटा, अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए, एक छोटा सा चैनल है, आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा चैनल है, हम भी छोटे हैं लेकिन कंटेंट छोटा नहीं है। इसकी मैं ये पूरी गारंटी लेता हूँ कि मैं छोटा हूँ, मेरा चैनल छोटा है लेकिन मेरा कंटेंट छोटा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा, अगर 100 बच्चे देख रहे हैं, 100 के 100 सब्सक्राइब कर देना तो चैनल एक तरीके से रॉकेट हो जाएगा। हुआ क्या है कि चैनल ना थोड़ा सा डेड हो गया, इसकी वजह से डाउन हो गया। पहले 1000 तक व्यूज आ रहे थे, अब वो 10 15 20 पे रुक जा रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि चैनल हो गया मेरा डिमोनेटाइज, मेरी गलती की वजह से। मेरी गलती की वजह से ज्यादा रीच पहुंचाने के लिए एक वीडियो मैंने 3.5 लाख पहुंचा दी और उस पर आ गया रीयूज कंटेंट। उस चक्कर में मेरी वीडियो हो गई सर, सॉरी चैनल हो गया डेड। लेकिन मैं दोबारा से उसी चैनल को मैं देख रहा हूँ कब तक डेड रहेगा। ठीक है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लघु मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न को स्थान पर दिया गया है? यानी कि ये मान दिया गया है 2.33 माइनस के 4.12 प्लस के 6.13 इंटू 11.3। ये बता दो कि इनमें से ऐसा कौन सा मान है जो इसे संतुष्ट करे। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो ये सोच के गायब हो जाएंगे, वो यहां से ये तो घटा लेंगे, यहां से ये तो घटा लेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा आसान कर दूं।
वो चीज़ आसान कर दूँ। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है, देखना कितना आसान मैं कर रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको। देखिए आपको ये पता है कि ये 613 है, आप 6.3 का आप 11 पॉइंट, एक मिनट पॉइंट गलत लगा, सही तो है, 11.3 का मल्टीप्लाई करो, 11.3 का मल्टीप्लाई करोगे। अब पॉइंट नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे, ये पूरा भर दोगे यहाँ पे। क्या कभी इससे आपका आंसर आ सकता है? तुम पूरी ताकत लगा देना, आप लग निकाल लो इसका, पूरी ताकत लगा लो। लेकिन मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ उस पर आप फोकस करना। तो देखिए बोर्ड मास का केस क्या कहता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट के बाद क्या दे रखा है, इससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। क्यों? कि आपसे लगभग में पूछा, किसमें? लगभग में। और जब लगभग में पूछता है, ये तो मेरी खासियत है लगभग निकालने की, तो इस पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं। इसका मल्टीप्लाई 11 छक्के 66, तो यहाँ से सर 66 आ गया। क्या आ गया? 66। और इसी तरीके से पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं आपको, तो यहाँ से घटाओगे, 2 में से 4 जाएगा, कितना माइनस के 2, तो क्या बचेगा भाई? प्लस के 64 बचेगा। तो लगभग लगभग 64 के आसपास आपका आंसर होगा। क्या होगा? 64 के आसपास आपका आंसर होगा। और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो मेरे को 64 दे रखा है। आप पूरी ताकत लगा लेना, ठीक है, पूरी ताकत लगा लेना, ऐसे करना है इसको, और फिर उसके बाद ऐसे करना। जल्दी से बताइए। और जब ये सवाल आया होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर बच्चे यहाँ तक पहुंचे होंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई करने वो ये कर रहे होंगे। लो जी सर, क्या है? 6.13 और 11.3 करो मल्टीप्लाई। 3 3 का 9, 3 6 18 इंटू 3 1 6, इस तरीके से। एक बच्चा स्मार्ट होगा वो बहुत तेज करेगा, इस तरीके से जोड़ेगा। 9 6 8 और 3 11 12, 6 2 8 और 1 9, ठीक है, ये आ जाएगा। वो क्या लिखेगा यहाँ पे जाके, ये मैं रफ कह दूँ, ये तो मैंने समझा दिया। इतनी जल्दी स्पीड होगी उसकी, तो मैं ये कह सकता हूँ 69269। लेकिन पॉइंट कितनी बात है? 3 अंक बाद, 2 ये 1 ये, तो 3 अंक बाद। और फिर ये 2.33 माइनस के 4.14 ऐसे करेगा एक बच्चा। फिर इसमें से ये घटाएगा, फिर इसमें जोड़ेगा, और वो इतना बड़ा लेके जाएगा कि पूरा यहां तक ले आएगा। क्या ले आएगा? पूरा यहां तक ले आएगा। लेकिन ऐसी गलती क्यों कर रहे हो सर? क्या जरूरत है इसको करने की? आपको लगभग में पूछा है, तो लगभग में बस आंसर तक जाना है। आगे क्या दे रखा है इससे आपको कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा है जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा थोड़ा सा वेट और कीजिएगा। अभी तक क्या था, मैं जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आदित्य रंजन सर की यानी कि रेलवे बुक है, इसका मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन दिया है। मोस्टली चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। जो भी चैप्टर आपका अगर वीक लगता है तो जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से वो चैप्टर जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, आ जाइए पढ़िए सवाल को। त्रिभुज एबीसी में इसकी भुजाओं ए बी, ए सी और बी सी की लंबाई क्रमशः 4 5 और 6 है। ए से बीसी पर एक कोणीय समद्विभाजक एडी खींचा गया है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करता है यदि बीडी का 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। इसके पीछे कंसेप्ट बताता हूँ, और एग्जामिनर का सबसे ज्यादा फेवरेट प्रश्न। जैसे ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कोई एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल है। इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी और ये सी, राइट सर। अब इस एंगल ए का एंगल वाई सेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक इस पे मिलेगा, मान के चलिए डी पे। तो ये एंगल आपस में कोण समद्विभाजक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जब मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि ये साइड बराबर हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या ये बोलेगा कि अगर ये 6 है तो ये कहना 8 है, ठीक है। तो ये वाली भुजा आपको 14 दे देगा। क्या दे देगा? 14 दे देगा। और इनमें से कोई भी भुजा पूछेगा, सर ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, और आपसे इनमें से कोई भी साइड पूछेगा, तो एंगल वाइज सेक्टर की प्रॉपर्टी कहलाती है, उसे देखना। इतना करने के बाद एंगल वाइज सेक्टर की प्रॉपर्टी यानी इन दोनों साइडों का रेशियो, इन दोनों साइडों के रेशियो के बराबर होता है। 2 से काटे 2 तिया 6 और 2 से काटे 4 बार, तो ये 3:4 आ गया। तो ये जो रेशियो इन साइडों का होता है ये इसका मान रेशियो होता है। यानी अगर ये 3 भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है? 4 भाग। दोनों को मिलाओ कितना जाएगा? 7 भाग। तो ये 7 भाग किसके बराबर है? 14 के बराबर। कितने गुना? 2 गुना, क्योंकि इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा। जब ये 2 गुना है तो सर जी ये भी 2 गुना, यानी कितना आ जाएगा?
ये भी 2 गुना आ जाए, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। आपसे बीडी पूछता है, आपसे ये पूछ ले कि ये भी 2 गुना, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो ये एंगल वाइज सेक्टर की स्पेशल प्रॉपर्टी कहलाती है। और जब मैंने ज्योमेट्री कराया था, अरे वाह जी वाह, मजा आ गया था जब मैंने ज्योमेट्री कराए थे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया इसको डिटेल में, प्रूफ भी दिया इसका। चलिए अब आ जाओ सर सवाल पे। त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ये मैंने त्रिभुज ले लिया, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी और ये सी। राइट सर, ए बी और सी। यदि ए बी, ए सी और बी सी, फिर हम सर ए बी 4 है, ए सी 5 है और बी सी ये 6 है, ये पूरी की पूरी ये वाली भुजा 6 है। ये भुजा कितनी है? 6 है। ए से बी सी पर एक कोण समद्विभाजक एडी खींचा जाता है, यानी ए से बी सी पर एक कोण समद्विभाजक, यानी कोण समद्विभाजक, यही लाइन है, बस इस लाइन का ही खेल है, कोण समद्विभाजक। अगर ये समझ में आ जाता तो समझ लिए वो वाली प्रॉपर्टी आपकी लगेगी ही लगेगी, कोण समद्विभाजक। ठीक है, पकड़ने का सवाल का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एडी है, अभी मैंने ये बताया था तो बीसी को डी पर प्रेजेंट करता है, बीडी के दशमलव के 2 स्थान तक, यानी कि ये पूछा है। अब इसे कैसे निकालो? मैंने ये बताया था इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। अगर ये 4 है तो ये कितना 5 है, कटेगा नहीं तो ऐसे आ जाएगा, ये 4 और ये कितना जाएगा 5, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा 9, और ये दोनों को जोड़ो कितना है 6। तो 6 जो है ये दोनों का मान है, किसका? 9 का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो 9 है। इन 9 का मान किसके बराबर है? आप ऐसे तो करते 9 जो है किसके बराबर है? 6 के। जैसे 9 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर जाएगी? 6/9। ठीक है, 6/9 के। तो ये जो 6 है ना, ये 9 का मान है। आपसे किसका मान पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है बीडी का। किसका? बीडी का। तो बीडी का मान पूछ रहा है, यानी कि 4 का मान आपसे जानना है। दोबारा से देखिए कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, यानी 9 6 है, यानी कि 9 जो है 6 के बराबर है। आपसे कह रहा है बीडी का, यानी कि 4 का मान। चलिए दोस्तों काटिए, 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/3। काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, पॉइंट लगेगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इस तरीके से चलता रहेगा, ये 2.66 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डीसी का मान बताओ। तो डीसी का मान आप जो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए मेरे मुंह पे। लो सर, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे तो आपके मुंह पे फेंक के मारे, ऐसा नहीं करना, कमेंट में ही देना। रेस्पेक्ट अपनी जगह और मजाक अपनी जगह। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर आप एक दिन एक अच्छा, आप लगातार वीडियो डालते रहिएगा, क्योंकि देखिए आप ही बताते हैं। कभी अगर मेरे को ये लगता है यार चैनल पर व्यू नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, वो हो रहा है, हो जाती है। तो कल एक बच्चे का कमेंट आएगा, सर आप लगातार वीडियो डालिए, आप एक दिन एक अच्छे टीचर बने, मतलब टीचर ने एक चैनल बड़ा होगा। टीचर तो अच्छे हैं, गलती नहीं है, टीचर अच्छे, आप एक चैनल जो है, आपका चैनल जो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो आप बेटा तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट आते हैं, अगर खोल के अगर आपको बताऊं तो पूरा दिन लग जाएगा मुझे बताने में कि आपके किस तरह के कमेंट आते हैं। ठीक है, पूरा दिन लग जाएगा। हाल फिलहाल में भी कमेंट पास आउट किया होगा बच्चों ने। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट है, सर क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो और भी अच्छा रहता। ठीक है बेटा, एक्चुअली क्या है, मैं अकेला बनना, मुझे खुद पीपीटी बनानी पड़ती है, खुद पीडीएफ बनानी पड़ती है, खुद मतलब एक वीडियो का अगर 2 घंटे की बना रहा हूँ तो 2-3 घंटे बैकअप में चाहिए मेरे को। ठीक है, नमस्ते सर, बहुत सारे कमेंट हैं, और कमेंटों पे अगर जाओगे तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आता है जब इस तरह के कमेंट आते हैं। यकीन मानिए दिल प्रसन्न हो जाता है। इसी तरीके से मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा आप भी अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा, जो आपका दिल करे। चलिए दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न जो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकता है, थोड़ी सी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं इसे बताया, पहले ये देखिए, अंडरवुड में 2 और अंडरवुड में 2, इस अंडरवुड में 2 ऐसे चलेगा, और इस अंडरवुड के भी 2, और ये जाएगा अनंत तक, तक अनंत तक। पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, अलग अलग टाइप के बनते हैं, हालांकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो एक ये सवाल बन गया। तो इसमें बच्चा क्या करता है, ज्यादा प्रूफ पे तो नहीं जाऊंगा, अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा सा समय कम।
तो अगर ये मल्टीप्लाई में और इन्फिनेटिव तक जा रहा है तो डायरेक्ट एक्स का मान, ये जो वैल्यू है जैसे 2 है 3 है कुछ भी हो तो वही इसका मान हो जाता है डायरेक्ट इस वाले केस। और अगर अनंत तक नहीं जाता उसका एक अलग केस बन जाता है, उसका एक अलग केस बन जाता है। अब आ जाओ इस सवाल पे। जैसे ये सवाल है, एक तो ये सवाल है बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत, ये मल्टीप्लाई में और प्लस में, तो अंडरवुड में 2 प्लस अंडरवुड में 2 प्लस अंडरवुड में 2 और ये अनंत तक जा रहा है, अनंत अनंत जा रहा है अनंत तक। एक प्लस वाला आता है एक माइनस वाला आता है। तो देखिए प्लस वाला है चाहे माइनस वाला है, एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अंडरवुड में 4a प्लस के 1, अगर यह प्लस है तो क्या आएगा +1 और अपॉन में 2, क्या आएगा +1 अपॉन में 2। इसी तरीके से माइनस वाले के लिए भी होता है, x बराबर अंडरवुड में 4a +1, लेकिन अगर यह माइनस होता तो क्या जाता -2 अपॉन में 2, सॉरी 2 नहीं ऊपर 1 आएगा, 2 नहीं माइनस के 1 आएगा, क्या आएगा -1। माइनस वाले में इतना फर्क रहता है कि अंडरवुड में 4a + 1 प्लस के 1 अपॉन में 2, अंडरवुड में 4a प्लस के 1 अगर माइनस है तो क्या जाएगा माइनस। अगर इस सवाल को अगर मैं आपको ये दूं कि प्लस वाला सवाल आप माइनस में बता दो, कल को एग्जाम में ये पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, रट लेना दोनों फॉर्मूलों को, कुछ नहीं है बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सर इस सवाल पे रखिए सर। अंडरवुड में 4a का मतलब ये वाली वैल्यू, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 और ये प्लस के 1 है अपॉन में क्या है 2 है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि रूट में क्या जाएगा रूट में 9 प्लस के 1 अपॉन में 2, इसे निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, तो 4/2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ पर भी 2 आ रहा है यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो क्या इसको डायरेक्ट 2 कर सकते थे? नहीं, इत्तेफाक से मैं आपके लिए 2 की जगह ये 7 दे रहा हूँ या 3 दे रहा हूँ, फिर आप ट्राई करना। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल इसी में ये हो गया, और तीसरा सवाल इसमें माइनस वाला हो जाएगा, और इसी में अगर इस वाले में इसमें जाओगे अनंत तक ना जाके उसमें जाओगे तो वो अलग केस बनेगा। इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, अगर इन केसों को समझाने लग जाऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। फिलहाल प्लस वाले पे ये हो गया, चलिए मैं इसे रफ वो कर लूँ, कल को अगर ये सवाल आया था तो ये निकाल लोगे, ये सवाल आया तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस का आएगा हो जाएगा, और भी सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे आपका आ गया अंडरवुड में 12 प्लस अंडरवुड में 12 प्लस अंडरवुड में 12 और ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो सर इस केस में क्या निकालोगे? देखिए अगर मैंने ये बताया था, तो देखिए पिछले वाले सवाल में फर्क है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई फैक्टर नहीं हो सकते इसके, क्या कोई फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन इन सवालों में अगर फैक्टर हो जाते हैं जैसे ये है तो इसे कैसे तोड़ोगे? 4×12, 4×12। अगर प्लस चल रहा है तो जो बड़ा वाला वैल्यू वो इसका आंसर हो जाएगा, और माइनस चलता है तो ये वाला इसका आंसर हो, फैक्टर वाले केस में जिनका फैक्टर हो जाते हैं, नहीं होते फैक्टर नहीं होते उस केस में ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो क्या जाएगा, माइनस वाले केस में क्या जाएगा ये आ, राइट सर। चलिए ये भी मैंने बता दिया। दूसरा ये है कि अभी बताया था अंडरवुड में 7, ये अंडरवुड में 2 लिया है, चलिए 2 अंडरवुड में 2 अंडरवुड में 2 अंडरवुड में 2 और अंडरवुड में 2 इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर ये अनंत तक जाता है तो मैंने क्या बताया था, इसका आंसर 2 हो जाता है, क्या हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन अगर अनंत तक नहीं जाता और ऐसा पूछ लिया आपसे कल के शिफ्ट में, अगर ऐसा पूछ लिया तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आपको ये करना है कि आपको ये कौन सा अंक 2 है तो 2 को लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये 2 है तो ये 2 की पावर कितनी बार है, ये 3 बार, माइनस के 1 अपॉन में, और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अगर ये 2 है, जैसे ये 2 दे दिया, ये 2 है तो 2 लिख लिया, 7 होता तो 7 लिख लेते, 5 होता 5 लिख लेते। लेकिन आपको ये जो लिखना है ये 2 की पावर 3 माइनस के 1 और 2 की पावर 3, ये हर किसी में लिखना है। 2 की पावर 3 करोगे कितना 8, 8 में जाएगा 7 बट्टे कितना आ जाएगा 8, तो ये हर केस में 7/8 आएगा ही आएगा। अगर 2 3 है तो 4 होते तो पावर 4 लिखते, 5 होते तो पावर 5 लिखते, क्या लिखते पावर 5 लिखते, यानी जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना ही लिखना।
तो ये एक्चुअल में जो लिखा जाता, जैसे मान लीजिए 2 है, तो ये क्या लिखा जाता, 2 की पावर n माइनस के 1 अपॉन में 2 की पावर n। n क्या है सर, n वह टर्म्स है, ये कितनी बार दिया गया, n वह टर्म्स है, ये कितनी बार दिया गया, तो ये इसका मान हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ये सारे बता दिए आपको, जितने भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं सारा कुछ बता दे, एक सवाल के साथ मैंने 4-5 सवाल करा दिया। चलिए दोस्तों हाँ जी, मैंने ये बताया था पिछली वाली प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ इस तरह के प्रश्न को। मैंने बताया था a अपॉन में b समानुपात c अपॉन में d, कभी भी मिल जाए इनमें से एक हिडन कर देगा, कुछ भी हिडन कर सकता है। इसके पीछे कंसेप्ट होता है बीच बीच वाले का मल्टीप्लाई साइड साइड वाले का मल्टीप्लाई, यानी ए डी बराबर में क्या हो जाता है बी सी के। तो सीधा सा मतलब है सर कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो क्या जाएगा 25 इंटू एक्स बराबर 15 इंटू 15, ये आ जाएगा। बस अब काट दो सर, ऐसे ही करने होते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पहले उतारोगे फिर करोगे फिर उतारोगे फिर करोगे, ऐसे पता है बड़े से बड़ा सवाल आसान। चलिए सर 5 से काटे 5 में 25, 5 से 3 बार, और इससे काटोगे तो 3 बार, एक समान कितना जाएगा 9 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को देखिए। अगर ये घातांक कड़ी का सवाल है, पिछली वीडियो में भी एक सवाल आया था, इसमें भी आएगा। इसका मतलब ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। 216 की पावर 2n बराबर में 36 है। 216 की पावर 2 अपॉन में n बराबर में क्या है 36, क्या है 36 है। 216 की पावर क्या होती है, देखिए 216 6 इंटू 6 से मिलकर बनाता है, यानी 6 का क्यों गुना होता है 216, तो 6 की पावर 3 और ये इसका क्या 2/n है, तो बराबर में ये 36 क्या होता है 6 की पावर 2 होता है। क्या होता है 6 की पावर 2 होता है। मैंने ये बताया था अगर बेस समान है और बराबर में, तो इनकी जो पावर है ये भी बराबर हो जाती है। अगर बेस मेरा इक्वल है तो, यानी अगर यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में n, ये बराबर हो जाएगा किसके 2 के, पावर पावर के बराबर हो जाएगा। इसे 2 से 2 काटोगे तो n बराबर कितना जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, n का मान कितना जाएगा 3 आ जाएगा। वही आप, यानी घातांक कड़ी के कंसेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से अच्छे से सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए मैंने बार बार बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का भी सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि उसमें फ्रैक्शन वाले सवाल पूछे गए थे, यानी फ्रैक्शन वाले कैसे करते हैं। अब ये सवाल पूछा है जैसे 5, 15 और 20 का एलसीएम और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बता दो। अगर आप इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ वो वैल्यू होती है जो फैक्टर हो, फैक्टर इनका, यानी कि कट पाए इसका, और एलसीएम मल्टीप्लाई भी हो सकता है और कोई भी मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए एलसीएम वह वैल्यू होती है, एलसीएम वह वैल्यू होती है जो इनसे कट जाए, लेकिन एचसीएफ वह वैल्यू होती है, तो मैं डिटेल में नहीं जाना ज्यादा, एचसीएफ वह वैल्यू होती है जो इनमें से कोई वैल्यू कॉमन हो और जो सबको काट दे, कॉमन हाईएस्ट। अगर आप देखोगे तो 5 से ये सारी की सारी कट रही है, इसका मतलब एचसीएफ तो 5 आएगा, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। अब सर एलसीएम क्या आएगा, अगर एलसीएम की बात करोगे तो देखिए मैं डायरेक्ट बता दूं कि सबसे पहले आप ये देखना कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 20 है, क्या है 20। हालांकि फैक्टर विधि से भी निकाल सकता हूँ, भाग विधि से भी निकाल सकता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि फैक्टर विधि और भाग विधि आप सभी को आती होगी, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। एग्जाम के हिसाब से क्या करना है कि ये देखना है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 20 है, क्या 20 से ये सारी की सारी कट रही है, ये तो काट देगा ये काट देगा लेकिन ये नहीं काटेगा, इसका मतलब 20 का मल्टीपल 40 और 20 का मल्टीपल 60। जैसे ही आप 60 लोगे तो 60 से ये भी काट देगा ये भी काट देगा ये भी काट देगा, तो ये इसका क्या है एलसीएम। इससे काटोगे तो कितना 12, ये 12 अनुपात 1 आ जाएगा। बाकी आप फैक्टर विधि से भाग विधि से एलसीएम निकालना, यही आ, ठीक है दोस्तों, यही एलसीएम आ जाएगा। हालांकि मैंने सारे कराए बहुत डिटेल में, लेकिन एग्जाम पेमेंट के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि एज वाले सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके एज देखिएगा मज़ा आ जाएगा। पहले मैं देख लेता हूँ कितना समय हो गया, अभी 34 मिनट हुए। सभी बच्चों से गुजारिश है जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए आपके ग्रुप में जितने भी। अरुण किरण का बड़ा भाई है,
यानी अरुण जो है ये किरण का ये बड़ा भाई है, इससे बड़ा है, मतलब उनकी आयु का अंतर 20 है। यानी कि अरुण और किरण, इनकी आयु का अंतर कितना, ये 20, कितना 20, यानी दोनों के बीच में आयु का अंतर 20 है। अगर ये 40 का तो ये 20 का, अगर 60 है तो ये 40 है, इस तरीके से। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्काल आयु की 5 गुनी थी, यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु, अब यहाँ ये नहीं पता है कि अरुण की आयु क्या होगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता, आपसे पूछा क्या है अरुण की, अगर अरुण को मैं ये मानूं कि ये एक्स है, तो किरण की कितनी हो जाएगी भाई, दोनों के बीच में अंतर कितने का, तो 20 माइनस के एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो अंतर है कितने का, 20 का, इसका 20 का। अगर इसे मैंने एक्स माना, जबकि दोनों के अंतर कितने का, 20 का, क्योंकि दोनों का अंतर निकालोगे जो एक्स माइनस के 20 और ये माइनस प्लस, अंतर निकालोगे तो 20 माइनस के एक्स और प्लस के ये कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस के एक्स। जबकि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व मैंने क्या बताया था, जैसे आज मेरी 25 है, तो 5 वर्ष पूर्व तो 5 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये तो सीधे सीधे घट जाता है, लेकिन इसमें से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व इसमें से करोगे तो 5 वर्ष पूर्व 20 माइनस के एक्स है, और 5 इसमें से ये घटा दोगे, ये घटा दोगे। जबकि ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की आयु की 5 गुनी, किरण की आयु की 5 गुनी है, ये क्या आपस में बराबर है, ये अरुण है और ये क्या है, किरण। दोबारा से देखिए कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 20 का। पहले मैंने इसको एक्स मान लिया, ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस के एक्स हो जाएगा। सवाल बहुत अच्छे आते हैं, इसीलिए इस बच्चों ने मेरी पसंद की है। अगर ये एक्स है तो इसको 20 माइनस एक्स, अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, इसमें से 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से 5 घटाओगे तो ये 5 वर्ष पूर्व आ जाएगा। आगे पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालिक आयु की 5 गुनी है, 5 गुनी, तो ये आपस में क्या जाएगा, बराबर, बस खत्म। एक्स माइनस के 5 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा ये भाई, यहाँ से आप करोगे तो कितना देगा, 15 बचेगा, तो 15 पंजे 75, माइनस के 5 है, डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। यानी 20 में से 5 घटाओ 15 बचेगा, 15 पंजे 75। चलिए एक्स वाले टर्म से उधर ले आओ, एक्स प्लस के 5x, और ये 75, और ये उधर ले जाओ प्लस के 5, तो कितना जाएगा, 6x बराबर कितना जाएगा, 80 के। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये प्लस आएगा, एक मिनट, बड़ा भाई है अरुण, किरण का बड़ा भाई है, अरुण किरण का बड़ा भाई है, एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये लाइन जो दे रखी है, अरुण जो किरण का बड़ा भाई है, तो किरण ये आएगा और अरुण, अरुण आएगा, अगर ये 20 हुई तो 20 प्लस एक्स, यानी इससे बड़ा आएगा, ये होगा सही क्वेश्चन। तो थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसमें थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हमने जो पहली लाइन है वो उस पर फोकस नहीं किया। अरुण किरण का बड़ा भाई है, इसका मतलब क्या है कि अरुण जो है किरण का बड़ा भाई है। अगर किरण को मैं एक्स मानू, किरण को अगर मैं एक्स मानू, इससे 20 बड़ा है, क्योंकि 20 का अंतर है तो 20 प्लस एक्स। अब आज अरुण को 20 प्लस के एक्स बराबर में 20 प्लस के एक्स, और ये एक्स, जबकि ये 5 वर्ष पूर्व है तो 5 वर्ष पूर्व है, तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो बराबर कर दो। ये कितना जाएगा, 15 प्लस के एक्स बराबर में 5x माइनस के 25, ये इधर ले आओगे, या एक्स को उधर भेज दो, तो 5x माइनस के एक्स, ये इधर ले आओगे तो 15 प्लस के 25, तो कितना जाएगा, 40 बराबर में 4x। इससे काटोगे तो x का मान कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, x का मान कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। आपसे कह रहा है अरुण किया है, तो ये तो किरण की आ गई, आ गई 10, तो इसमें 10 जोड़ दोगे, क्योंकि 10 है तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, जो को पढ़ते समय आपको एक क्लास नोट्स भी तो देने। अगर इसमें 10 जोड़ दोगे तो 10 और 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अरुण, अरुण कितना हो जाएगा, 30 साल। थोड़ा सा गलती नहीं करनी,
लैंग्वेज के हिसाब से चलना है। ऐसी गलती एज में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, गलती नहीं करनी है। मजा आ गया। अभी तक एज का कम से कम 6ठा सवाल है ये, इसका मतलब समझ रहे हो। ठीक है, 50 सवाल मैंने कराए रेलवे वाली बुक में, तो ये अगर 50 सवाल कर जाते तो अगर एज का सवाल आएगा तो अब छोड़ ही नहीं सकते, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने ये बताया था कि इस डीआई पर आधारित सवाल आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन ये इतना आसान होता है, आपको दिखने को ऐसा लगता है बच्चे ना बहुत ज्यादा डरते हैं, ऐसा फील होता है कि अरे यार ये आगे छोड़ो। लेकिन बेटा अगर एक बार हिम्मत करके इस सवाल को पढ़ लोगे, अगर इसका थोड़ा सा परसेंटेज और रेशियो की नॉलेज होगी, 2 चैप्टर की, एक परसेंटेज और एक रेशियो और एक प्रॉफिट लॉस की, ये 2-3 चैप्टरों की और नॉलेज होगी तो आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक बार पढ़िए सवाल, सभी लोग पढ़िएगा। निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया है बार ग्राफ 4 दिनों में फिल्मों के बेचे गए टिकटों की संख्या को दर्शाता है। ये जो बार ग्राफ है ना, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये जो दिख रहा है, ये वाले, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं, ये क्या है? अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जो है क्या है? ये फिल्मों की टिकटों की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे शनिवार को कितनी बिची? 58। रविवार को कितनी बिची? 54। और सोमवार को कितनी बिची? 28। और मंगलवार को कितनी बिची? 24। इतना एक इसने दर्शाया। अब जो सवाल पूछते हैं ये पूछता है। इतना करने के बाद आपको सवाल लिखना है। यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तो दे ही नहीं रखा है, दूर दूर तक नहीं दे रखा है, इसका मतलब यह है कि बुधवार की पूछना चाह रहा है आपसे, और वही कह रहा है बुधवार को बेचे गए टिकटों की संख्या। तो सोमवार, मंगल, बुधवार को बेचे गए टिकटों की औसत संख्या ये है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की औसत संख्या कितनी है? 31 है। और एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। कितने दिन है? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या जाएगा? इसके एवरेज के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से पहले ये निकाल लो। तो मंडे सर मेरे पास मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 का नुकसान। लेकिन आपको मंडे ट्यूसडे की दे रखा है। मंडे की कितनी है? 28। 28 प्लस ट्यूसडे का कितना है? 24। ये वाला 24। 24 और वेडनेसडे आपसे पूछना चाह रहा है बराबर क्या है? 53। दोनों को जोड़ोगे 8 और 4 12, ठीक है, 52 आ जाएगा। प्लस के वेडनेसडे 93, डब्ल्यू को इधर छोड़िए, 93 माइनस के 52 घटाएंगे 1, 41 आ जाएगा ना? 41 वही आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इतने आसान होते हैं कि यकीन मानिए बहुत आसान फ्री के नंबर होते हैं और ये आते हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। 3-4 सवाल हर सेट में देखने को मिल जाए। चलिए सर आ जाइए। देखिए आयत पर बार बार सवाल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आयत के जितने भी कंसेप्ट है आप पढ़ के जाइए। जैसे मैं आपके लिए बताता हूँ, आयत के कुछ कंसेप्ट मैंने हालांकि पिछली वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी आप कहोगे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मेरा आयत है, ए बी सी और ये डी। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये अगर ज्योमेट्री की बात करूं, लेकिन हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। सर कहना क्या चाह रहे हो? अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। आपसे अगर यहाँ एरिया पूछता है, एरिया पूछता है तो एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपसे पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर होता है सर, सभी को जोड़ दो, एल और एल 2L, तो 2 को मैं बाहर ले लूंगा, और बी और बी 2B, तो एल प्लस बी ये आ जाएगा। अभी तक आपका एरिया इस पे पूछा है। कल को आपसे अगर डायगोनल पे पूछ ले बिकट, तो ये वाला क्या है? बिकट है, एक बिकट है। जबकि इस वाले अगर ट्रायंगल पे फोकस करोगे, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कर्ड है एक तरीके से, जैसे मान के चलिए ये कर्ड है, तो कर्ड ये क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो होता है। अब यहाँ से बिकट निकाल लो, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे और इस पर रूट चढ़ा दोगे तो ये बिकट आ जाएगा। तो अगर मैं बिकट की डायगोनल की बात करूं, क्या जगह? अनरोड में एल स्क्वायर प्लस के 20,
अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो बस इस पे इतना ही कंसेप्ट बनता है, आगे चल के जो बनेंगे मैं बता दूं। चलिए, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की एक तिहाई है। जैसे मान के चलिए ये कोई आयत ले लिया और ये क्या है, एक तिहाई है किसकी, एक आयत की लंबाई, चलिए एक आयत की चौड़ाई यानी बी, इसकी लंबाई की एक तिहाई है, एक तिहाई है, तो आपस में बराबर है। एल को इधर ले लो तो बी अपन में एल और क्या 1/3। अगर एल मेरी 3 है तो एक नहीं है, एक है। अगर ये रेशियो तो एक्चुअल वैल्यू में इसे किसी ना किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, किसी ना किसी से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। एक बच्चा तो ऐसे करेगा, लेकिन मैं कहूँ एक तिहाई है, किसकी कह रहा है, इसकी लंबाई की एक तिहाई है। अगर ये नीचे वाली वैल्यू है, क्योंकि लंबाई की बात कर रहा है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। आप ऐसे भी समझते हैं, शायद आयत का परिमाप ही है, ये आयत का परिमाप होता है, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है 2 अंडर रूट में एल प्लस बी, जबकि परिमाप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 64। इसे काटोगे तो कितनी बार 32 बार, तो एल का मान 3x प्लस एक्स बराबर कितना 32, ये कितना होगा 4, 4 से काटोगे 8 बार, तो एक्स का मान कितना जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से एक्स का मान कितना है 8। आपसे पूछा चौड़ाई बता दो, चौड़ाई तो ये है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्स का मान पूछा। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ इसका विकर्ण बता दो, इसका एरिया बता दो। सभी बच्चे इसका एरिया और विकर्ण बताना कमेंट बॉक्स में, गलती होने के चांस हो सकते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, ये क्या दे रखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं क्या दे रखा, हो सकता है रीजनिंग का सवाल आ गया हो। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्या पर आधारित है, 423, 875, 652, 246, क्या ये बोला है, एक कट गई क्या, एक कट गई यार, ये तो दूसरे सबसे बड़ी संख्या और तीसरे अंक की सबसे छोटी संख्या, यार ये कट गया, होल्ड पर रखो इसे, अगले सेट में ले लूंगा। ये तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अगर आप करोगे तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो ये आ जाएगी। चलिए, ये तीसरे अंक का सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी ये ही है, अब इसका पता ही नहीं आगे क्या है सबसे छोटी, दूसरे अंकों को जोड़ दिया जाए तो देखिए, तो दूसरी सबसे बड़ी, तो पहले ये देखो सबसे बड़ी क्या ये है, तो दूसरी ये हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो ये तीसरा अंक है, तीसरे अंक यानी कि 2, तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, तो इनमें सबसे छोटी संख्या मान के चलिए ये है, ये वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को जोड़ दिया जाए, तो मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए 3 और दे रखा है, तो दूसरा अंक तो ये है, इसका मतलब क्या है, अगर इसमें 6 जोड़ दो तो कितना 8 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आसानी से निकाल दिया। चलिए, देखिए इस घनाभ पर आपका सवाल पूछा ही जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि घनाभ पर सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है, मैं पीछे कंसेप्ट बता के आ चुका हूँ। चलिए, लोहे के बने घनाकार भंडार स्थान की भारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इस तरह यह ऊपर से खुला हुआ है, 55 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाहरी सतह को पेंट करने की लागत है। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा कमरा है, इसमें कितनी दीवार है, 1 2 3 4, ये तो 4 दीवारी हो गई, लेकिन एक फर्श और एक छत, कितने फर्श कितने फलक हो गए, 6 फलक, और 6 में से वो ये कह रहा है कि एक जो है ऊपर से खुला हुआ है, यानी छत तो है ही नहीं है, ये खुला हुआ है, तो ये बता दो इन सभी का एरिया जो होगा वो क्या होगा, और ये कह रहा है 55 रुपए प्रति मीटर की दर से कितनी लागत आएगी। हमेशा याद रखना, सतह को पेंट करने के लिए रुपए बताओ, आपसे पूछ रहा है कॉस्ट, इस बात को नोट करना, अगर कॉस्ट पूछता है तो इसे कैसे निकालते हैं सर, कॉस्ट को ये निकालते हैं सर पहले एरिया, यानी कितना एरिया और कितने रुपए यानी रेट, कितना रेट है, तो यही तो होता है, कितना एरिया आपने किया और कितना रेट लगाओगे, रटना नहीं है कोई भी चीज। जैसे मान के चलिए कोई मिस्त्री आपके यहाँ आया तो उसने कहा सर इतना एरिया है, तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, आप में 20 रुपये मीटर, तो आप क्या करोगे एरिया में मल्टीप्लाई, जब वो निकालोगे क्या बोलते हैं मोबाइल में कैलकुलेटर निकालोगे तो आप करो 100 × 20 मल्टीप्लाई करोगे, तो वही है एरिया में जो रेट दिया उससे मल्टीप्लाई करना होता है बस। आपके पास रेट तो दे रखा है, इसका मतलब एरिया कहाँ से लाओगे, एरिया आएगा सर इस घनाभ से,
इस अब ये सारा कंसेप्ट जब कुछ भी पूछ ले, अगर इस तरह का रेट पूछता है, कॉस्ट पूछता है, तो सभी में लगेगा। ठीक है सर। अब देखिए, जैसे मान के चलिए ये कोई घनाभ ले लेता हूँ, ठीक है, ये कोई कमरा है एक तरीके से ऐसा, ठीक है, ये कोई कमरा है, ये वाली छत, ये वाली छत जो है, ये वाली छत जो है, एक मिनट में भर ही लो, बाइट से भर दो, ये वाली छत जो ऊपर से खाली है, ये वाली जो छत है वो ऊपर से बिल्कुल खाली है, ये वाला भाग। इसका मतलब क्या है, एक भाग बिल्कुल खाली है, आपको दिख भी रहा होगा कि अंदर वाला भाग है और ये ऊपर वाला भाग खाली है। राइट सर। अब सर इसका एरिया क्या होता है, सबसे पहले आना चाहिए, तो देखिए घनाभ का जो आयतन होता है, मैं लिख देता हूँ घनाभ का, हालांकि लिख चुका हूं और मैं ये कह रहा हूं बार बार आएगा सवाल इस पे। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है सर 2l इंटू बी प्लस बी के बाद बी, सॉरी 2lb प्लस 2BH प्लस 2HL। तो समझ में कम आया। जैसे मान के चलिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और यहां से इसकी ऊंचाई होगी ये वाली h। तो देखिए टू, क्योंकि दो साइड है, जैसे मान के चलिए सामने वाली भुजा की क्या है लंबाई, तो इसकी भी तो लंबाई होगी। अरे जल्दी से बताओ, जैसे ये बोर्ड दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक बोर्ड दे रखा है, इसकी अगर ये लंबाई तो ये भी तो लंबाई है। इसका मतलब क्या है कि एल को 2lb, इसी तरीके से 2lb प्लस 2BH प्लस 2HL, तो ये तो संपूर्ण हो गया। क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। चलिए, और अगर चार दीवारी की बात करता है, तो चार दीवारी की बात करता है, चार दीवारी की, चार दीवारी की बात करता है, तो चार दीवारी में देखिए आमने सामने इधर उधर आएगा, तो क्या होता है 2lb प्लस 2HL, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2, एक मिनट, ये होता है 2l प्लस बी इंटू एच, तो 2 लंबाई इंटू हाइट और लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 2lb प्लस 2 क्वेश्चन में l प्लस बी इंटू एच, ये होता है। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या आपसे सबसे सारा पूछ रहा है, तो सारा अगर इसका एरिया होता तो वो ये होता 2lb प्लस 2BH प्लस 2LH, ये होता। लेकिन ये कह रहा है सबका नहीं, ये कह रहा है अगर ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला हुआ तो सभी का पूछता अभी निकाल देता, चार दीवारी का पूछता तो ये फॉर्मूला लगाता, सभी का पूछता तो ये लगाता। लेकिन अगर आपका ये पूछ रहा है कि केवल और केवल एक भाग खुला हुआ है, इसका मतलब ये है सर जी, इसका सीधा सा मतलब कि एक लंबाई और चौड़ाई इसमें से एक ही है, एक खुली हुई है, एक खुली हुई है। इसका मतलब क्या है, एक ही साइड ले ली नीचे वाली, कोई सी भी ले लो। चलिए, एल का मान कितना सर, ये एल है, ये बी है और ये एच है। चलिए सर, एल का मान है सर 4 इंटू बी का मान 3.6 प्लस 2 इंटू बी का मान 3.6 इंटू एच कितना है 1.5 प्लस के 2 इंटू एल कितना है 4 इंटू बी कितना है एच कितना है 1.5, ये आ जाए। मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 4 तिया 12, 120, 6 चौक 24, 24, 2, 4 तिया 12, 2, 14, ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस के 15 दूनी 30 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट खा गया, 30 का मल्टीप्लाई करो 6 तिया 18 और 3 का 9 और 1 10, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट है प्लस के 15 चौका 60, तो 60 आ जाएगा, एक पॉइंट खा जाएगा, बचेगा ना 6, तो 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। अब इसे ऐड जोड़िए, अगर आप इसे जोड़ने जाओगे तो 10, 20, 30 कितना आ जाएगा 30 और ये 4, 34 और 36, तो 36 पॉइंट, और ये पॉइंट जोड़ोगे तो 8 और 4 12, यानी कि ये इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर, तो कितना जाएगा 37.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 24 पॉइंट 25.8, 25.8 और ये 12,
तो कितना जाएगा 37.8। ऑटो चल 12 33.2 आएगा ना, 33.2 बिल्कुल सही है। कितना जाएगा 37.2 आ जाएगा। कितना जाएगा सर 37.2। इसका जो एरिया है वो कितना जाएगा 37.2 आ जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कॉस्ट बता दो, तो इसका मतलब यह है कि एरिया अगर 37.2 है और रेट कितनी है 55। आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कीजिए सर मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको मैं उठा के इधर ले आऊँ थोड़ा, ठीक है। तो कुछ आएगा नहीं आएगा। नहीं चलो छोड़ो, नहीं उठ के आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे ये पता है कि 11 × 5 है। जैसे इधर ले लेता हूँ 37.2 इंटू ये 11 × 5 है। तो पहले 5 का कर दो, 5 दूनी 10, हासिल रखा है 7 पंजे 35 और 1 36 और 3 5 से 15 और 3 गुना 18 और पॉइंट एक बाद यहाँ आ जा और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 छक्के 66, 6 11 88 और 6 94, 9 और 11 एकम 11 और 11 9 20, यानी कि ये आ जाएगा 20 40। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। एक बढ़िया सवाल है, मजा आ गया इस सवाल को लगा के, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सिखाया इसने। इसने घना देखिए मैं क्या बोला था शुरुआत में, बोला था कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको ऐसे ही देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई दे देगा, आयतन पूछ सकता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ सकता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या इस तरीके से कॉस्ट पूछ सकता है। ये 4 ही सवाल पूछता है इसमें। और ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो विकट पूछ लेगा, वो मैं भूल गया हूँ। मैं लिखा दूं विकट को, विकट को मैं कहाँ लिखूँ, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अगर विकट को पूछेगा तो इसका विकट क्या आता है सर? विकट जो आता है, डायगोनल जो आता है, अंडर में l² प्लस b² प्लस h²। कल को अगर आपसे ये पूछ लिया तो ये इसका आंसर विकट में ऐसे लिखना, यानी कि अंडर में l² प्लस b² प्लस के h²। तो ये 4 पॉइंट बनते, 1 2 3 4, चारों के चारों पॉइंट आपको आनी चाहिए और इन्हीं पे आपका सवाल पूछा जाए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपका विभाज्य पर आधारित सवाल पूछा जाता है, तो मैं 1 मिनट लेके बता देता हूँ। 2 3 5 आपका 7 भी आता है, ठीक है, और आपका 9 और आपका 11। 11 का तो वही है, जैसे मान के चलिए 9 1 ये दे रखा है। अब ये क्या 11 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले मैं 11 का बताता हूँ। 11 के डिवाइड में क्या करते हैं, या तो देखिए इनके ऑल्टरनेट का पहला अंक दूसरा, यानी कि सम विषम, यानी इसको ऐड करना है, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, तो दोनों जगह क्या है 10 में से 10 घटा दो, कितना जाएगा 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 आ जाए, तो वो 11 को फर्स्ट को प्रॉपर्टी करेगा। सबसे पहला ये कह सकता है। 9 का मतलब यह है कि जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं इन्हें सभी को कम करने पर 9 आ जाए, क्या आ जाए 9 आ जाए। चलिए 2 और 1 सॉरी 2 2 4 और कितना जाएगा 6, तो यहाँ से 6 आ गया। 9 कभी भी करता है तो 9 और 1 10, यहाँ आ जाएगा 10। 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, यहाँ से 12 आ जाएगा। क्या 9 से कटेगा नहीं, 3 और 3 6 और 2 और 1 3 9, यानी कि 9। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। ये 9 की प्रॉपर्टी हो गई। अब आ जाओ सर 3 की प्रॉपर्टी पे। 9 की हो गई, ये हो गई। 5 का तो वही आपको पता होगा, 3 की प्रॉपर्टी पे आ जाओ, 3 की प्रॉपर्टी पे आ जाओ। 5 वो वैल्यू कटेगी लास्ट में 0 हो या 5 हो, जैसे 250 दे दिया या फिर 205 दे दिया, क्या समझो, लास्ट में 0 हो या 5 हो कट जाएगी, लास्ट में 5 हो कट जाएगी, 5 की प्रॉपर्टी में होगी। 2 की प्रॉपर्टी तो आपको आती होगी, लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये और ये क्या है 2 से डिवाइड है, लास्ट के 2 डिजिट, ये 2 से डिवाइड नहीं, ये 2 से डिवाइड नहीं। अब आ जाओ 3 के केस में। 3 के केस में क्या करते हैं, 3 के केस में ये देखते हैं कि 3 का या तो 3 हो या 3 का मल्टीपल, जैसे 6 हो गया या 9 बनता चला जाए, तो वो हमेशा कटेगा ही कटेगा 3 से, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा, 3 से काटो ये भी कटेगा, 3 से भी काटो ये भी कटेगा।
तो देखिए 3 से 3 कट जाए, 3 कट जाए, 2 और 1 3, तो ये 3 से डिवाइड है। 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, तो ये 6, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9, ये 3 से डिवाइड हो गया, और 3 3 से डिवाइड हो गया। ये 3 से डिवाइड, ये 3 से डिवाइड, बचा के ना 1, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो, ये 3 की प्रॉपर्टी है। तो मैंने सारे के सारे बता दिए, 2 3 5 7 9 11, 7 रह गया, 7 का तो डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, चलिए आ जाइए। मैंने क्या कहा था कि एज का सवाल, देखो इसमें तीसरा सवाल है, इसी में तीसरा सवाल है एज का। 1 घंटा हो गया, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं यार, बहुत सारे प्रश्न है, कैसे बात करनी थी। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दा खींचता हूँ। तो 4 है, 4 प्लस 2 ये। चलिए मैंने ये बताया था एज को कैसे करते हैं। अर्जुन और धामा, अर्जुन और धामा की आय का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यहाँ से 4 साल पहले, यहाँ से 4 साल पहले उनकी आय का अनुपात 10:13 है। कल की क्लास में बताया था सेम सवाल। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो पहले प्रेजेंट है ये, तो पहले प्रेजेंट निकाल दो, तभी तो 3 वर्ष बाद निकालोगे। तो देखिए प्रेजेंट जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मैं कल भी बता के आ चुका हूँ पिछली वाले साइड में। आपको ये देखना है कि 4 है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6 का, तो इनका देखिए कितने का या 8 का, या 6 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का 8 का। तो क्या ये बराबर है? क्यों, ये 4 के बराबर रखने पड़ेंगे। नहीं है बराबर तो कैसे से बराबर करोगे? जल्दी से बताओ, कल की क्लास में मैंने क्या बताया था? मैंने अगर ये बताता, अगर ये बराबर नहीं होते, इनका डिफरेंस करते हैं, कितने का? 3 का, इनका डिफरेंस करें कितने का? 1 का। इसका मतलब इसे 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो तब में इतना ही आएगा, इस 3 का यहाँ कर दो, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, तो कितना आएगा? 4 थिया 12 और 5 थे 15। और डिफरेंस की बात करोगे तो कितना, सर डिफरेंस की बात करो कितना? 2 है, और यहाँ भी कितना? 2 है। तो 2 नहीं है, वो कितना है? 4 है, कितना? 4 है। इससे काटो कितनी बार? 2 बार। जब ये 2 गुना है, आपसे प्रेजेंट पूछा, ये भी 2 गुना कितना जाएगा? 24, और ये भी 2 गुना कितना जाएगा? 30। ये तो प्रेजेंट हो गई, क्या हो गई? प्रेजेंट हो गई। अगर आपसे प्रेजेंट पूछता है कि वर्तमान बता दो, लेकिन ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि ये तो प्रेजेंट है ही, यहाँ से 3 वर्ष बाद तो जुड़ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा? 33, और ये कितना जाएगा? 27। 3 से काटो, 3 में 27, और 3 कम 3, यानी कि 9 11 है। कितनी आ जाएगी? 9 11। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 23 का राइट, इसलिए कह रहा हूँ ये जरूर जाकर करना है। चलिए देखिए, एक ऐसा प्रश्न मुझे लगता है कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझता आए। आप इस सवाल को देख रहे हो, आपको ये लगेगा कि सर सवाल क्या है, लेकिन ये बड़ा ट्विस्ट वाले सवाल आते हैं। अगर आप फोकस करोगे तो -5/7, -5/7 है। जब ये दोनों कॉमन है, यानी कि ये क्या? बेस समान है। जैसे a⁻3 इंटू a⁻8, जब मेरे बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाते हैं, तो कितने? a⁻11 हो, a की पावर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि बेस समान है, यानी कि 5/7 मेरा बेस समान है दोनों जगह। इसका मतलब सब कहना क्या चाह रहे हो? जब बेस समान हो तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। जब इन्हें जोड़ोगे तो -2 देगा, क्यों? तो -6 में 4 जोड़ो, तो माइनस की वैल्यू क्या है? ज्यादा 2, फिर क्या जाएगा? -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2, -2 आ जाएगा। अब जब इसका ये करोगे तो मेरे को क्या चाहिए? इस तरीके से। तो भाई मेरे को -2 का तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन मैं ये कहूँगा इस वाली संख्या को अगर पलट दूं, इस वाली संख्या को अगर मैं पलट दूं तो ये 2 माइनस मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 7/5। जैसे मैं इसे पलट दूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगी। अब कर दो, 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर 25। तो जो राइट आंसर वो क्या? ऑप्शन नंबर 20 तक है। छोटे छोटे सवाल है, बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प उसका निकटतम मान को दर्शाता है जो समीकरण में दर्शाता है? मैं अभी बता के आया हूँ, ऐसा सवाल आएगा जैसे आपको दे रखा है 3.01 का क्यू डिवाइड बाई 2.99 इंटू 6.01।
इससे जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो आप तो छोड़ो, आपको पड़ोसी की भी मिट्टी खराब कर देगा। तो कर देगा नहीं कर देगा, अब इसे कैसे करोगे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स। तो देखिए बेटा, क्या इसका आप ऐसे लिखोगे 0.01 इंटू 3 बार लिख दोगे, 3.01 इंटू 3.01, 3 से इसे डिवाइड करोगे 2.9 से, और ये मेरा मल्टीप्लाई में 6.01 इस तरीके से आ जाएगा। क्या आप ऐसा ही करोगे? अरे जल्दी से बता दो, आप ऐसे ही तो करोगे। तो क्या आप इसका मल्टीप्लाई, देखिए ये 3 बार लिख दिया मैंने, और इससे डिवाइड, क्योंकि डिवाइड को फर्स्ट पार्ट देते हैं, और ये मल्टीप्लाई। तो आप एक बात मेरे को ये बता दो, क्या इसका मल्टीप्लाई करोगे? क्या करोगे आप मुझे ये बता दो, क्या आप इस 2.29 से इसे काट पाओगे? जल्दी से बता दो क्या करोगे। देखिए मैंने ये बताया था, कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, आपको ये देखिए लगभग में पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर से कोई मतलब नहीं, आपको लगभग में ही जाना। लगभग का मतलब क्या है, इस पॉइंट के बाद ये क्या है, 3 के आसपास है तो ये कट जाएगा, इसका मतलब दूर दूर तक यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि ये जो है ये 2 से बहुत ज्यादा है, यानी 3 के आसपास है, इसका मतलब ये है कि ये इसे काट के 3 के आसपास रहेगा। चलिए दोस्तों, बड़ा ही दुख हुआ ये जान के कि आवाज़ चली गई थी। अब ये पता नहीं कि कहाँ से आवाज़ चली गई, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, ये तो मैंने होमवर्क दिया था, अगर यहाँ से आवाज़ गई है तो बताइएगा कहाँ से आवाज़ गई है, किस सवाल से गई है। मेरे को वो तो मेरा सडनली मेरे को दिख गया, क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना मगन हो जाता हूँ, तो जब मैं ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देता हूँ तो मुझे बड़े अंदर से खुशी फील होती है। तो ये कहाँ से आवाज़ गई है वो तो मुझे अचानक से दिख गया, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से आवाज़ चली गई यार। जिंदगी में छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनका आपको दूर दूर तक अंदाजा नहीं, इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आती है तो उसको सामना कीजिए और दोबारा से, जैसे हमको देख लीजिए, आप हमको ही देख लीजिए, हमारे सामने चलते फिरते ऐसी मुसीबत आई कि आवाज़ चली गई, तो क्या हमने इससे निडर डरा है, डरे हम? नहीं ना, हमने इसका सामना किया, टेक्निकल फॉल्ट था उसे चेकआउट किया, वीडियो पॉज की, देखा, फिर उसके बाद दोबारा से रिस्टार्ट किया, फिर हम दोबारा से जुड़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में अगर परेशानी रुकावट आती है तो वहाँ रुका जाए। जैसे मेरी जिंदगी में रुकावट ही यूट्यूब की साइड से दे दी गई है, लेकिन मैं फिर भी रुकने वाला नहीं हूँ। मैं मतलब रुकने की तो किसी कीमत पर नहीं हूँ भाई। एक बात तो मैंने अपनी छाती पे 3.5 लाख रुपए का कर्ज जो लेके रखा है, ये मुझे मरना है क्या? नहीं ना। देखिए, आप सभी के प्यार मोहब्बत अगर बना रहेगा तो ये कुछ नहीं है, ये तो आज एक स्टूडियो है, अगर आपका सभी का इसी तरीके से प्यार बना रहा तो कल को 2 4 जो भी स्टूडियो है वो आसानी से बन पाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी बच्चे से मतलब कॉस्ट ले रहा हूँ, मैं सारी की सारी यूट्यूब पर फ्री क्लास दे रहा हूँ, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो, कुछ भी हो एग्जाम, तो सारी की सारी क्लास मैं आपको दे रहा हूँ।
तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो कभी रुकना नहीं, फिर दोबारा से प्रयास करना। चलिए पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इसके अलावा यह गलत बाट का उपयोग करता है और हर बार 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ बताइए। मैंने ये बताया था कि बेईमानी वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई सा बेईमानी का प्रश्न हो, हालांकि मैं 2 दिन पहले बेईमानी के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे करा चुका हूं। आपको कभी भी सवाल मिलता है तो आपको केवल एक ही कंसेप्ट सीखना है, क्या? या तो वो खरीदते समय बेईमानी करेगा या खरीदते समय, या फिर बेचते समय। या तो खरीदेगा तब बेईमानी करेगा, बेचेगा तब बेईमानी करेगा। इतना सा काम आपको करना है। चलिए, एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस 25। जब बेचने की बात आती है तो कितने बेचता है? 27 में। इसके अलावा गलत बाट का उपयोग करता है और हर बार 1 केजी के बजाय, यानी कि उसे 1 केजी बेचना चाहिए। 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, उसकी जगह जो बेचता है वो कितना बेचता है? 800 ग्राम देता है। इसे जो है 1000 ग्राम बेचना चाहिए, इसकी जगह 800 ग्राम देता है। ऐसा वो करता है, तभी तो बेईमानी करेगा। बस सवाल हो गया सर, खत्म। चलिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरी, या एक काम कीजिए 25 से काट दो इसे। 25 चौका 100, 40 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 से काटी कितनी बार? 20 बार। यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से कितने जाएगा? 70। 20 में खरीदी, 27 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 7 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है सर? प्रॉफिट परसेंटेज कहता है सर प्रॉफिट अपॉन में सीपी 20 इंटू 100। 20 से काटी 20 पंजे 100, और कितने जाएगा? 7 पंजे 35, यानी कि 35% का उसे लाभ होगा। कितने का? 35% का उसे लाभ होगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या सर? ऑप्शन नंबर ए। तो बेईमानी का कभी भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो वो सवाल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर अगले सवाल पर अगर आप जाओगे तो ये भी एक बढ़िया सवाल है। चलिए क्या कर, देखिए, एक्स व्यक्तियों को 15 दिनों में एक कार्य पूरा करने हेतु तो अनुबंधित किया गया। यानी कि एक्स कोई व्यक्ति है जिनको 15 दिनों में एक कार्य करने के लिए एक समय दिया गया। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिनों में कार्य पूरा किया। एक्स का मान कितना है? यानी कि वह व्यक्ति बता दीजिए शुरुआत में कितने व्यक्ति थे। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये एक्स व्यक्ति है और इन्होंने अगर 15 दिन तक काम किया तो ये टोटली काम तो कर रहे होंगे, टोटल ही काम तो कर रहे होंगे। हालांकि यूपीएससी में कल ही सवाल करा है मैंने। ठीक है, कि कोई व्यक्ति एक्स ये 15 दिन तक टोटल काम कर रहे होंगे, लेकिन 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण नहीं आए। तो एक बात बताओ, टोटल व्यक्ति कितने थे? एक्स। इस एक्स में से ये 3 व्यक्ति नहीं आए, ये 3 व्यक्ति काम पर नहीं आए, 3 व्यक्ति नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन काम किया। तो इस एक्स में से अगर 3 नहीं आए तो शेष व्यक्ति है, इन्होंने जो काम किया वो कितने दिन किया? 20 दिन। तो ये जो काम है इस काम के बराबर हो जाएगा। अरे जल्दी से बता दो, ये काम जो इस काम के बराबर हो जाएगा। दोबारा से देखिए, जैसे मान के चलिए आपका घर बनना है, तो एक ठेकेदार मतलब कुछ व्यक्ति लेके आया, हो सकता है 10 हो 20 हो, तो उसने बोला मैं 15 दिन में खत्म कर सकता हूँ। राइट सर। लेकिन जब काम करने की बात आई, जब काम करने आए तो आपने ये देखा कि जैसे आपने 15 लोग बुलाए और 15 में से 3 नहीं आए, तो आए कितने? 12। तो ये तो आपको घटिया के नंबर है और ये अचर पद है। तो इस एक्स में से 3 ऐसे थे जो नहीं आए, तो शेष व्यक्तियों ने जो काम किया वो 20 दिन लगाए। पहले एक्चुअल में 15 दिन लगने थे, 20 दिन लगाए। तो वो पूछ रहा है कि शुरुआत में एक्स का मान क्या है। ठीक है ना, यहाँ 5 से काटे सर, 5 से काटे, 5 दिया 15 और 5 चौके 20। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3x बराबर में 4x माइनस के 4 दिया 12। देखिए ये उधर ले जाइए तो 4x माइनस के 3x और ये बराबर में ले 12। तो 12 बराबर यहाँ कितना बचेगा? x। x में शुरुआत में कितने लोग थे? 12। तो इस कुल मिला के है कि शुरुआत में जो लोग थे वो कितने थे? 12 लोग थे। कितने लोग थे? 12 लोग थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बता दो तुम्हारे यहाँ पर जो काम करने आए थे वो कितने लोग आए थे?
कमेंट में फेंक के मारना, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक ऐसा सवाल जो बच्चों के लिए मुसीबत बना रहता है, एक ऐसा सवाल जो बच्चों के लिए मुसीबत बना रहता है, और एक हमारे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो मतलब एक तरीके से देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, कुछ समझ में आते नहीं। एक छोटे से भी स्टूडेंट हैं, वो भी देखते रहते हैं, वो बैठे ही रहते हैं, उनके समझ में नहीं आता क्या है। किसी दिन मैं दिखाऊंगा अगर समय मिलेगा तो आपको, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अब ये पाई चार्ट है, ये गोल गोल है, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं वो, ऐसे। एक कमरा है, उस कमरे के अंदर ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, उनका काम ही है बस घूमना सिर्फ। चलिए दोस्तों पढ़िए। देखिए, कभी भी अगर पाई चार्ट का सवाल आता है और डीआई का, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, एक बार हिम्मत करके इन सवालों को देखना जरूर। चलिए, दिया गया है पाई चार्ट, एक महीने में एक परिवार के खर्च को दर्शाता है। जैसे मान के चलिए मेरा ये परिवार है और यहां पर मैं ये खर्च को दर्शाता, चार्ट को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये मेरा, ऐसे समझिए ये मेरा पूरा का पूरा एक परिवार है, इसमें मेरा जब खर्च होता है, जैसे खाद के लिए, खाद का मतलब खाद्य सामग्री, जैसे चीनी, नमक, आटा, इस तरीके से। फिर वस्त्र के लिए 5, शिक्षा के लिए 10, बिजली के लिए 5, ईंधन के लिए 7, विविध मतलब अन्य, और किराए के लिए 20। जैसे, और निवेश कितना करता है, 11 होता है ना। इसका एक परिवार है, उसमें खाएंगे भी, वस्त्र भी लेंगे, शिक्षा भी है, बिजली भी है, ईंधन भी है, विविध मतलब अन्य, कोई शौक हो सकते हैं, किराया भी है, और ये निवेश भी है। अन्य का मतलब समझ रहे हो, अब समझ जाना अन्य का मतलब, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चार्ट है, एक तरीके से सर्कल है, ये आपके समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ, ईंधन, विविध व्यय और निवेश पर कुल व्यय का केंद्रीय कोण कितना है। जब ये केंद्रीय कोण होता है, ये टोटल 360 का होता है। कभी भी याद रखना, या तो ये कोई चीज परसेंटेज में तो 100% होगी, और अगर ये एंगल है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल बताता है। जो एंगल कोण पूछा है आपसे, क्या पूछा, एंगल कोण। चलिए दोस्तों, अगर आप फोकस करोगे, आप इन सबको एक बार जोड़ना, ये टोटल 100 है क्या, 100 ही होगा, ये टोटल 100 ही होगा। चलिए दोस्तों, ईंधन पर कितना है, ईंधन पर 7, ईंधन पर 7, और विविध पर 12, विविध पर 12, और निवेश पर 11। ये कितने में से, 100 में से, क्योंकि ये टोटल जो है आपकी आमदनी 100 है, 100 में से। लेकिन ऐसा करने पे नहीं पूछ रहा आपको, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है एंगल बता दो। ये टोटल कितने का होता है, 360 का। कितने का होता है, 360 का, राइट सर। चलिए काटिए दोस्तों, देखिए अगर आप जोड़ोगे तो कितना, 21 और 10 31 32, 32 बट्टे 100 इंटू 360, ठीक है। एक जीरो से फॉन्ट में केंद्रीय कोण पूछा, केंद्रीय कोण, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो कितने का बनाएगा। टोटल एक बार देखना, ही 100 है क्या, एक मिनट। चलिए सर, देखिए ये जो है ना परसेंटेज में है, क्या है, परसेंटेज में है, क्या है, परसेंटेज में। तो ये टोटल सर्किल परसेंटेज में है, इसका मतलब कि 100 जो है इसके बराबर है, और आपसे एंगल का पूछ रहा है। तो अगर आप जोड़ोगे 7 और 12 19, 19 और 11 30 होंगे, तो 32 कैसे लिख दिया, 30 होंगे, 30 बट्टे 100, क्यों, 100% है, ये परसेंटेज में है। एक जीरो 2 जीरो खा जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 18, 3 6, 3 9 1 10 ना, 108। तो वो जो एंगल होगा वो कितने होगा, 108 का, 108 का होगा। तो इतना सा सवाल है, बताइए सर, कुछ नहीं है, डराता है आपको, धमकाता है। चलिए, 2 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवत बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने ये कहा था कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ भी पूछ ले, बेलन का सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बेलन के जितने भी कंसेप्ट हैं आपको आने चाहिए। जैसे ये मान के चलिए बेलन है, ये इसका क्या है, ये इसकी एक आर है, और ये इसकी आर है, और ये इसकी ऊंचाई है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये वाला। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच तो होता है 2 पाई आर, और कोष्टक में एच प्लस आर ये होता है।
ठीक है, कल की क्लास में बहुत डिटेल में बताया था कि कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा ही पूछेगा। जहां पर आपके आधार की त्रिज्या 2 दे रखी है, यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपसे पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इंग्लिश में लिख दिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और कोष्टक में h प्लस आर, ये होता है। ये कहां से आया कैसे आया कल मैं डिटेल में भी समझाया था। ठीक है, चलिए 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 2 और एच की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 2, 10 और 2 12, तो 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 और 2 12, 12 दिन 24, 24 दिन 48, कितना 48 पाई। तो टोटल जो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो एरिया होगा वो 48 पाई सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इसका राइट। यानी कि वॉल्यूम पर इसका बेलन पर आपका सिलेंडर पर सवाल पूछा ही जा रहा है। ठीक है, 3 सेट कर रहा है, तीनों में पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा देना। चलिए आइए सर, एवरेज, एवरेज का भी सवाल पूछा गया तीनों सेटों में, इसका मतलब एवरेज भी इंपोर्टेंट है। चलिए श्री एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरी तय की। 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उनकी औसत चाल ज्ञात की। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये तो एक के लिए होता है, आपसे कह रहा है एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी सर, एवरेज स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी यानी कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 ये होगी। तो सर इसे डिनोट कैसे करोगे, इसे डिनोट कैसे करोगे, चलिए तो पहली जो स्पीड है यहाँ आपको डिस्टेंस लिखना है, ये डिस्टेंस है, लेकिन ये 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। और सर कितनी स्पीड से जा रहा है, ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अगली स्पीड क्या है सर, अगली स्पीड है 250 किलोमीटर, ये जो जा रहा है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब टाइम एंड स्पीड कराया था ना, यकीन मानिए मजा आया था जब मैंने इसे कराया था। अगली जो दूरी जा रहा है वो कितनी जा रहा है, 140 किलोमीटर, कितने में, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल पूछा है, औसत चाल कैसे निकालते हैं, देखिए औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, देखिए औसत चाल, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कुल दूरी बट्टे, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। कि औसत चाल सर क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो सर जी कुल दूरी का मतलब क्या है कि 220 किलोमीटर ये हो गया, 250 किलोमीटर ये हो गया, और ये 140 किलोमीटर ये हो गया, राइट सर। अब कुल समय कैसे निकालोगे, जबकि देखिए स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगा, तो टाइम। तो कुल समय कैसे निकालोगे, आपको ये पता है कि डिस्टेंस को और स्पीड से डिवाइड कर दोगे। अगर इस डिस्टेंस को और स्पीड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। तो 11 से काटिए, 11 दूनी 22, तो यहाँ से कितना जाएगा 20 घंटे। इसे काटोगे तो 55 25 यानी 50 घंटे। इसे काटोगे तो 7 दूनी 14 यानी 20 घंटे। आपसे ये कह रहा है कुल दूरी तो ये हो गई, कुल समय यानी 20 घंटे ये हो गए, और 50 घंटे ये हो गए, और आपका 20 घंटे ये हो गए। चलिए अगर आप ऐड करोगे तो 2 और 2 4 और 1 5 यानी 500 हो गया, 500 550 590 और 610 कितना जाएगा, 610 आ जाएगा अपॉन में। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 50 और 40 90। इसे काटेंगे कितना जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 छिंग 54, 9 7 63, तो 6 आ जाएगा, 9 छिंग 54, ठीक है, कितना बचा 7, तो 6 सही 7 बट्टे 9, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 6 सही 7 बट्टे 9, तो 6 सही 7 बट्टे 9, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एवरेज का एक ऐसा सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि आपके पूरे मैथ का रिवीजन कर देते हैं। चलिए दोस्तों, हाँ
आपका ज्योमेट्री में ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। देखिए दी गई आकृति में ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों भुजा एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब आप एक बात मेरे को बताइए कि देखिए जब कोई भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती है तो यहाँ ये क्या होते हैं, शीर्ष अभिमुख यानी सम्मुख कोण, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर नहीं, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अगर आप एक बात मेरी नोट करोगे तो मैंने ये पढ़ाया था कि अगर एंगल है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा 96, और जबकि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर। तो बस खत्म हो गया सवाल। 6x माइनस के 36 बराबर 96, 6x इधर रहने दीजिए, 6 6 12, तो 9 3 12 और 1 13, 6 से काटे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो एक्स बार कितना जाएगा 22 डिग्री, कितना जाएगा 22 डिग्री। एक्स तो ये नहीं रखा तो सी ले लेते हैं 22 डिग्री का। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों चलिए एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15 या 200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। मैंने ये कहा था कि ये सवाल 101% रिपीट होगा, क्योंकि कई बार करा चुका हूं। जब मैंने रेलवे वाली बुक कराई थी तो ये सवाल पूछा था कि शहर की युद्ध से पूर्व, मैं ये कहूं कि शहर की युद्ध से पूर्व एक्स थी, 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत होगी। जैसे मान के चलो कोई वस्तु 100 है, तो अगर 20% मर गई, बची कितनी होगी 80, बची कितनी होगी 80, तो इस एक्स का अगर 80% करो तो 80/100, सीरीज मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है। हालांकि बहुत सारे मेथड बताए मैंने, 3-4 मेथड से कराए सवाल। तो एक्स जनसंख्या थी, इसमें 20 मर गई, क्यों, आगे कह रहा है कि शेष जनसंख्या का, इसलिए शेष पर फोकस करूंगा। तो अगर 20 मर गई तो बची कितनी 80 इंटू शेष जनसंख्या, क्योंकि ये तो शेष ही हो गया ना, और ये तो शेष ही हो गया। शेष जनसंख्या के कारण 5% महामारी में मारे गए। अगर 100 में से 5 मारे गए तो बचा कितना 95, तो ये क्या आ जाएगा 95/100, तो ये टोटल शेष हो गया। जबकि यह कह रहा है यदि अब वर्तमान जनसंख्या, अब इतने लोग बचे 15,200 लोग बचे, कितना बचा 15,200 लोग बचे। बस सवाल हो गया खत्म, इतना सा काम करना है। चलिए दोस्तों, हालांकि इनके पीछे सारे कंसेप्ट है, लेकिन मैं कंसेप्ट अगर बताने जाऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। चलिए सो 20 से काटे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटे 19 बार और 5 से 20 बार। चलिए 19 8 152, और 4 से काटे 4 दूनी 8, 3 बार 20 बार। एक्स बराबर 20 पंजे 100, और एक ना 20 ही है, और 2 जीरो मेरी यहां से आ जाएंगे, तो कितनी आ जाएगी, अच्छा एक और जीरो आएगी ना सर, ठीक है, तो कितना जाएगा 20,000 आ जाएगा, कितना जाएगा 20,000। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए सर देखिए, ये सवाल मुझे लगता है लास्ट है क्या, लास्ट है। और ये सवाल मैंने ये बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 ये बराबर में 0 होगा, थोड़ा सा हिडन रह गया, तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि या तो 30 डिग्री हो सकता है, या 45 डिग्री हो सकता है, या 60 डिग्री। तो आप एक काम करना, यहाँ पे 45 डिग्री देख के देखना आपका आ जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 30 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर भेज दीजिए, तो यहीं से उधर भेज दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये बराबर में क्या है मेरा 2 है, बराबर में क्या है 2 है, राइट सर, बराबर में क्या जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ रख देना, तो 45 रख के देखना। जैसे कोई 45 रखोगे तो 45 रखने पर क्या कुशक में किसी में भी ये आता है, नहीं आता है, क्या कुशक में 45 में ये आता है, नहीं आता है, क्या 2 आता है, नहीं आता है, आता है, कुशक में 2 आता है ना, कुशक में 2 आता है। तो ये √2 और ये इनमें दोनों में से हो सकता है, लेकिन 45 आप रख के ट्राई कर लेना, मैं अलग तरीका बताता हूँ आपको। चलिए, और कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 2 है,
आपको साइन और कॉस दिख रहे हैं, तो मैं केवल एक ही टर्म्स को एक साइड ले लूं। जैसे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, एक आइडेंटिटी होती है। आपको मेरे को कोई एक टर्म्स ले लो, जैसे कोसेक पूछा है तो साइन को छोड़ दो, तो ये वाला चेंज कर दो, इसकी जगह कोस स्क्वायर एक्स की जगह तो ये उधर चला जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। रख दो बस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 2 है। चलिए मैं उससे भी बता दूंगा, दोनों से बता दूंगा, आप बेफिक्र रहिए ना, दोनों से बता दूंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बेसिक से ही बता देता हूँ, उससे बता दूँ 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 2 है। राइट सर, क्या है 2 है। ठीक है, ये उधर ले जाइए साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये उधर जाएगा तो क्या देगा माइनस के 1 दे देगा, क्या दे देगा क्योंकि उधर जाएगा माइनस के 1 दे देगा, क्योंकि -3 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाओ माइनस के 1, 1 साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर क्या माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बराबर क्या जाएगा माइनस के 1, माइनस से माइनस कटेगा तो 2 को नीचे भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, आवाज आ रही है, चलिए आवाज आ रही है 1/2, और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है तो साइन 45 की वैल्यू होती है, नहीं 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप जो है यहाँ से केवल साइन छोड़ो, साइन छोड़ो, साइन छोड़ो, तो क्या जाएगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा 1/√2, 1/√2, और ये साइन के केस में किसकी वैल्यू होती है तो एक्स बराबर 45 की वैल्यू होती है, एक्स बराबर किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है। अब कोसेक 45 रख दो, तो कोसेक एक्स 45 रख दो, 45 रख दो, तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाता है तो √2 जाते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। अब एक बच्चा कहेगा सर ये तो आपने बेसिक से बता दिया, अभी आप जो बता रहे थे वैसे बता दो, वैसे बता दो आप, तो चलिए सर, यानी एक्स बराबर 45 रखने पर, एक्स बराबर 45 रखने पर रखिए सर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 बराबर 0 है। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो माइनस के ये बराबर में 2 कर दो, चलिए ये क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 1/2 आ जाएगा, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4/2, 2 से काटिए 2 दूनी 4, तो 2 बराबर 2 आ गए, आइडेंटिटी फिल हो गई, आइडेंटिटी फिल हो गई। इसका मतलब क्या है थीटा मेरा संतुष्ट कर रहा है 45 को, तो यहाँ 45 रखो तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है वैल्यू पुटिंग का, इसका वैल्यू पुटिंग का। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हो गए 3, इसका जो टाइम टेबल है वो 2 PM पे मिल जाएगा, टाइम का थोड़ा सा इशू हो गया, ठीक है वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, लाइट का थोड़ा मेरे यहाँ इशू है, तो अभी दे दूंगा आध पौन घंटे के अंदर। अच्छा इसकी जो क्लास नोट्स की PDF है इसे ज्वाइन कर लेना, क्लास नोट्स की जो PDF है वो आपको मिलेगी मैथ बाय, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय राज रावल सर, यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए, इन तीनों के क्लास नोट्स की PDF में प्रोवाइड करा दूंगा इस चैनल पे, आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है मजा आएगा, इसे ज्वाइन कर लेना, बहुत कुछ अच्छा कर मिलेगा। चलिए सर अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, 100 के 100 बच्चे देख रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1000 देख रहे होंगे, अच्छी बात है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है मंद मंद नहीं मुस्काना है, और कमेंट में जरूर लिखना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और कहाँ तक अच्छी लगी। चलिए सर मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, धन्यवाद सर।